गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही है, लेकिन आज हम एक अलग तरह की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? हमारा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब समझते हैं बच्चों, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। एक बार डेफिनेशन समझते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं बताता हूं सूडो का मतलब क्या होता है। बच्चों, इस सूडो का मतलब होता है नकली, यानी कि ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमें नकली लगेगी, जो हमें फर्जी लगेगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। एक बार डेफिनेशन समझते हैं, फिर बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है इस टॉपिक में। The reaction in which there are more than one reactant present in rate determining step. Rate determining step, but reaction have order 1 is known as pseudo first order reaction. देखो बच्चों, हमने एक बात पढ़ी हुई है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना, वो रेट लॉ से पता चलता है। रेट लॉ पता चलता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, उस स्टेप से जो रेट को बताता हो। ठीक है, हालांकि हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसमें हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अभी जो यहां हम समझ रहे हैं चीजें, उसमें कहानी क्या है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट को बताने वाले स्टेप में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बच्चों उसका ऑर्डर भी एक से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1 है। तो बच्चों, ऐसी रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब इनको नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन रिएक्शन का ऑर्डर एक होता है लेकिन हमें एक लगता नहीं है, इसीलिए हम इनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल बच्चों बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस। बच्चों, इथाइल एसीटेट ये होता है CH3 COO C2H5 प्लस हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं एसिड की प्रेजेंस में। अब बच्चों, इसके अंदर जब पानी मिलाएंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो देखना यहां से क्या बनेगा, यहां आके इस हिस्से में आके जुड़ेगा पानी का H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा CH3COH, और दूसरे हिस्से में जाके जुड़ेगा OH, ये बन जाएगा C2H5OH। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, और इसका नाम होता है इथेनॉल। और ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास इथाइल एसीटेट। बच्चों, यहां हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी मिलाना, और पानी जो मिलाते हैं ना बच्चों, वो एक्सेस में मिलाते हैं। ठीक है, अभी तुम समझने की कोशिश करना। देखो, इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट को बताने वाला स्टेप है, उस स्टेप में ये दो रिएक्टेंट है, एक इथाइल एसीटेट और एक H2O। अब इथाइल एसीटेट और H2O अगर है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है। एक होने की वजह सुनो तुम, देखो क्या है। हमें एक बात का पता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर। रेट होता क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है। बच्चों, यहां पानी मैंने एक्सेस में लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ है, और अगर पानी को एक्सेस में लिया हुआ है तो इसके विद रिस्पेक्ट
जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। बच्चों ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे समुंदर के अंदर से अगर मैं 1 गिलास पानी बाहर निकाल लूं तो कितना पानी वहां पे कम हो गया, क्या हम ये निकाल सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं, हम वो चेंज ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र के अंदर पानी बहुत ज्यादा है। अगर हम उसमें से 1 गिलास निकाल लेंगे तो वो जो चेंज है, वो जो कम हुआ है उसके अंदर पानी, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। बच्चों उसी तरीके से पानी जो यहां पे लिया हुआ है वो एक्सेस में लिया हुआ है, और अगर एक्सेस में लिया हुआ है तो इसके विद रिस्पेक्ट जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो बच्चों वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, और रेट इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रेट केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां कहूंगा इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का अगर मैं रेट बात करूं तो CH3COO, यहां लिख देता हूं K इंटू CH3COO C2H5 पे डिपेंड करेगा, H2O के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। H2O की पावर तो 0 होगी, इसकी पावर 1, इसीलिए रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। H2O की कंसंट्रेशन के ऊपर इस रिएक्शन का रेट इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि H2O यहां पे क्या लिया हुआ है, हमने एक्सेस में लिया हुआ है। सही बात है। अच्छा, यहां पे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का इन्वर्जन। हमें पता है शुगर ये होता है C12H22O11। मैंने इसमें पानी मिलाया, हाइड्रोलिसिस कराया एसिड की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O मिलाना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बच्चों जब शुगर में हम पानी मिलाते हैं तो ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। ठीक है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। कौन था ये? शुगर था। और बच्चों ये जो पानी मिलाया है ना, ये हमने एक्सेस में मिलाया है। अब अगर ये एक्सेस में मिलाया है तो जो रेट होगा इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो रेट केवल इस पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। बच्चों यही कहानी है ओवरऑल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये हमें फर्स्ट ऑर्डर लगती नहीं है, ये हमें क्या लग रही है कि इनका ऑर्डर सेकंड होगा क्योंकि इनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली देखा तब भी 2 ही रिएक्टेंट थे, लेकिन जो एक रिएक्टेंट है वो कैसा लिया हुआ है? एक्सेस में लिया हुआ है। अगर एक्सेस में लिया हुआ है तो उसके विद रिस्पेक्ट कंसंट्रेशन का चेंज नेग्लिजिबल होगा, तो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों इनका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट। अब हमें करना क्या है बच्चों? अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें इस रिएक्शन का नाम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों है, इन्वर्जन वर्ड क्यों लगा है, ये आगे समझेंगे। हमें इन दोनों रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करना है। काइनेटिक्स का मतलब इनके लिए रेट कांस्टेंट किस तरीके से निकालेंगे हमें वो पढ़ना है। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो हम काइनेटिक्स स्टडी करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। काइनेटिक्स of hydrolysis of ethyl acetate, hydrolysis of ethyl acetate। इथाइल एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस है ना, उसकी काइनेटिक्स हमें स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से। इथाइल एसीटेट हमारे पास ये है CH3COO C2H5, ये है हमारा इथाइल एसीटेट। इसका हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बना क्या हमारे पास? एसिटिक एसिड बना। और क्या बना? और बना बच्चों मेरे पास इथेनॉल। सही बात है, ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स हमें पढ़नी है, और काइनेटिक्स पढ़ने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए कितना प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है, कितना रिएक्टेंट हमारे पास बच गया है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। बच्चों यही हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो KT होता है वो 2.303 log A/A-X होता है। ये जो A है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, A - X है कंसंट्रेशन एट टाइम T।
यही बात है ना बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मुझे इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करनी है तो मेरे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और मेरे पास ए माइनस एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, टी टाइम होना चाहिए, मैं रेट कांस्टेंट निकाल दूंगा इस रिएक्शन के लिए। अब बच्चों मेरा जो मेन पॉइंट है यहां पे वो यही है कि इस रिएक्शन की जो जब हम काइनेटिक स्टडी करेंगे तो इस रिएक्शन के लिए ए और ए माइनस एक्स किस तरीके से हम निकालेंगे। तो बच्चों इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इसका प्रोडक्ट बन रहा है एसिटिक एसिड। क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड, जो एक एसिड है। एसिटिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हमें यह पता लगाना है कि इस रिएक्शन में ये एसिटिक एसिड कितना बन रहा है। ये जो बनेगा वही तो x की वैल्यू है। प्रोडक्ट बच्चों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कितना बन गया वही x होता है कि नहीं। शुरुआत में जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन a होती है, कुछ समय बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? x। ये हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था तुम्हें। बच्चों सुनो जरा ध्यान से, ये जो एसिटिक एसिड कितना बनेगा इस रिएक्शन में वही x की वैल्यू है। अब हम एसिटिक एसिड कितना बनेगा या कितना बन चुका है ये कैसे पता लगाएंगे? बच्चों कभी भी तुम्हें अगर एसिड की कंसंट्रेशन पता करनी हो किसी रिएक्शन में तो हमें क्या करेंगे? हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन टेक्निक में क्या होता है? किसी भी एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करते हैं। जैसे समझना जरा ध्यान से, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन एक एसिड का है और इस एसिड की कंसंट्रेशन अननोन है, हमें नहीं पता ये एसिड कितना बना है। तो मैं क्या करूंगा? एक टेक्निक का यूज करूंगा, टेक्निक का नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या करते हैं? एसिड की टाइट्रेशन हमेशा किसके साथ कराते हैं? बेस के साथ कराते हैं। मैं इसमें बेस मिलाना स्टार्ट करूंगा। बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा करेगा करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये वाला एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने इस बेस की कितनी मात्रा मिलाई है, इस बेस की क्या कंसंट्रेशन मिलाई है इसके अंदर, वही है इस एसिड की कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है बात? मतलब कि एक ऐसे सब्सटेंस का यूज करके जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, हमने एक अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता कर ली। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं बच्चों। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, हमारी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक एसिड बन रहा है, और अगर एसिड प्रोडक्ट बन रहा है तो हम कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं इस एसिड की टाइट्रेशन वाली टेक्निक का यूज करके। बच्चों बड़े अच्छे से समझना है, आराम से समझना है। ये केमिकल काइनेटिक्स का सबसे अलग टॉपिक है, जो समझने वाला टॉपिक है। ध्यान से समझना है तुमने। देखो यहां मैं लिखता हूं द काइनेटिक्स ऑफ above reaction is studied by titration against NaOH। हम एक बेस के अगेंस्ट टाइट्रेशन करा के हम कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? हम इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने के लिए हम NaOH के अगेंस्ट इसकी टाइट्रेशन कराएंगे। सही है यहां तक की बात? चलो अब सुनो जरा ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम जीरो। जीरो टाइम पे हमारे पास केवल और केवल रिएक्टेंट है। जीरो टाइम पे मैं NaOH का कितना वॉल्यूम यूज करूंगा, और जीरो टाइम पे मैं जो NaOH का वॉल्यूम यूज करूंगा ना बच्चों, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं V0 से। V0 का मतलब वॉल्यूम एट टाइम जीरो। ये कौन सा NaOH है बच्चों? जो हम मिला रहे हैं टाइट्रेशन में, और हम NaOH उतना मिलाएंगे जितना वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जीरो टाइम पे कौन कौन मौजूद है? जीरो टाइम पे हमारे रिएक्टेंट मौजूद है, लेकिन इन रिएक्टेंट के साथ ये वाला कैटलिस्ट भी तो मौजूद है, और कैटलिस्ट देखो H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव का मतलब कोई ना कोई एसिड है। जीरो टाइम पे हमारे पास केवल ये वाला एसिड मौजूद है। जीरो टाइम पे हमारा प्रोडक्ट तो बना नहीं है।
जीरो टाइम पे केवल और केवल ये वाला एसिड है। तो मैं क्या कहूंगा, जीरो टाइम पे NaOH का मैं कितना वॉल्यूम यूज करूंगा, जीरो टाइम पे मैं यूज करूंगा वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। मैं इतना वॉल्यूम यूज करूंगा कि वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। देखो मैंने क्या कहा है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम जीरो, V0 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के रूप में जितना एसिड मौजूद है उतना वॉल्यूम में यूज करूंगा NaOH का जीरो टाइम के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t, t टाइम पे मैं NaOH का कितना वॉल्यूम यूज करूंगा वो डिनोट कर रहा हूं Vt से। किससे डिनोट कर रहा हूं, Vt से। अब बच्चों एक बात बताओ, t टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई है तो हमारा प्रोडक्ट भी बनना स्टार्ट हो गया। अब प्रोडक्ट अगर बनना स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, एसिड। अब मुझे ये बताओ यहां टोटल कितना एसिड मौजूद है, जो एसिटिक एसिड बन गया है वो, प्लस कैटलिस्ट के रूप में तो मौजूद है ही एसिड, तो इन दोनों का टोटल एसिड हो गया ना। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो बेस चाहिए वो कितना है, Vt, वॉल्यूम एट टाइम t किसका, NaOH का। तो अभी मैं क्या कहूंगा, t टाइम पे हमें कितना NaOH चाहिए, तो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड। ठीक है, और बच्चों हमें पता है ये T टाइम पे कितना बनेगा। हम पढ़ते थे ना, जैसे ऐसे पढ़ते थे रिएक्शन, जब पढ़ते थे कि रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, शुरुआत में ये A, ये 0, T टाइम पे X कम हुआ, ये कितना बन गया, X। तो T टाइम पे ये कितना बनेगा, मैं कहूंगा X। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट किसके बराबर होता है, V0 के बराबर होता है। तो बच्चों मैं कह सकता हूं Vt इज इक्वल्स टू V0 प्लस X, इसको मैं X से डिनोट कर सकता हूं। तो बताना जरा बच्चों X किसके बराबर आया, X बराबर आ गया Vt माइनस V0, और मैं यहां लिख देता हूं X वास्तव में है क्या, X इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस एट टाइम t, t टाइम पे कितना वॉल्यूम उसका प्रोड्यूस हो गया उसके बराबर होगा। सही बात है यहां तक की। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पे हम कितना वॉल्यूम यूज करेंगे, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं V इनफाइनाइट से। ठीक है, वॉल्यूम जो NaOH का यूज होगा इनफाइनाइट टाइम पे, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, V इनफाइनाइट से डिनोट कर रहा हूं। और बच्चों एक बात सुनो तुम ध्यान से, इनफाइनाइट टाइम हो गया है, और अगर इनफाइनाइट टाइम हो गया है तो हमारे हिसाब से रिएक्शन लगभग 100% पूरी हो चुकी है, रिएक्शन लगभग पूरी हो चुकी है बिल्कुल। और अगर रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और अगर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो जो एसिड है उसका मैक्सिमम अमाउंट बन जाएगा इनफाइनाइट टाइम के ऊपर, इस एसिड का मैक्सिमम अमाउंट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर टोटल कितना एसिड मौजूद होगा, इनफाइनाइट टाइम पे इसका मैक्सिमम अमाउंट प्लस एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। तो मैं यहां लिखूंगा इनफाइनाइट टाइम के ऊपर कितना एसिड मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट और प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस।
मैक्सिमम कितना एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से तुम, मान लो बच्चों हमारे पास शुरुआत में रिएक्टेंट ए था, ये 0। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है, तो बताना जरा प्रोडक्ट कितना बन जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा जितना हमारा रिएक्टेंट था वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के ऊपर। तो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर ये कितना बन जाएगा बच्चों, ए बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो बनेगा वो क्या, किससे डिनोट करूंगा मैं उसको, ए से डिनोट करूंगा। तो यहां से लिख सकते हैं बच्चों V इनफाइनाइट बराबर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, और वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट किसके बराबर होता है, V नोट के बराबर होता है। तो V नोट और प्लस में A। तो बताना जरा बच्चों A किसके बराबर आया, A आया बच्चों V इनफाइनाइट माइनस V नोट के बराबर। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से, ये A क्या है, A बराबर है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड, और कौन सा एसिड, CH3COOH प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात। चलो इसको हटा देते हैं यहां से। देखो जरा ध्यान से, अब हम जानते हैं एज वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन KT इज इक्वल्स टू 2.303 log A अपॉन A माइनस x। अरे होता है K बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन T चला गया इधर, log। बताना जरा बच्चों A किसके बराबर है, A बराबर है V इनफाइनाइट माइनस V नोट डिवाइड बाय A होगा V इनफाइनाइट माइनस V नोट, और माइनस x है, x की वैल्यू किसके बराबर है, VT माइनस V नोट। तो मैं माइनस कर दूंगा VT और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस V नोट, V नोट से V नोट कैंसिल हो गया। बताना जरा बच्चों K किसके बराबर आया, K बराबर आया 2.303 log V इनफाइनाइट माइनस V नोट डिवाइड बाय V इनफाइनाइट माइनस VT, और ये नीचे कौन है, T है। बच्चों ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट की काइनेटिक स्टडी करने का फॉर्मूला आ गया। अब देखो बच्चों तुम्हारे एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, वो कह देगा कि इथाइल एसीटेट की हमने स्टडी की, उसके लिए कुछ डाटा दे दिया, और डाटा दे देगा ऐसे, यहां दे देगा तुम्हें टाइम दे देगा ऐसे 0, और यहां दे देगा T1 T2 T3 T4 ऐसे ही T इनफाइनाइट। 0 टाइम दिया, T1 कुछ भी, T2 कुछ भी है, और ये लास्ट में इनफाइनाइट टाइम दे दिया। और यहां दे दिया भाई वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ठीक है, यहां दे दिया V0 V1 V2 V3 V4 V इनफाइनाइट। ऐसे टेबल बना के न्यूमेरिकल देगा वो। मैं वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा कैसे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, सुनो जरा ध्यान से अब आगे की बात। जब न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारे पास तो तुम्हें क्या करना है, वो जो टेबल में दिया हुआ है 0 टाइम दिया हुआ है, 0 टाइम पे जो वॉल्यूम होगा वो V0 होगा, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पे जो वॉल्यूम होगा वो V इनफाइनाइट होगा। तुम्हारे पास दो वैल्यू तो क्लियर हो गई है, वॉल्यूम इनफाइनाइट और V0 की वैल्यू क्लियर हो गई है, V इनफाइनाइट की वैल्यू भी क्लियर है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास 4 टाइम है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम है। तुम्हें क्या करना है, इस पहले टाइम पे ये जो भी टाइम हो 10 सेकंड 20 सेकंड, इस t की जगह 10 सेकंड रखना, ठीक है। लोग आएगा V इनफाइनाइट की जगह V इनफाइनाइट की वैल्यू रखोगे,
V0 की जगह V0 की वैल्यू रखोगे, V इनफाइनाइट की जगह V इनफाइनाइट और माइनस VT, यानी कि उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम कितना है वो यहां रख दोगे। ठीक है, रख देना और K की वैल्यू निकाल देना, यहां से निकाल दोगे K की वैल्यू। फिर क्या करना बच्चों तुम, फिर T2 टाइम लेना। मान लिया ये T2 टाइम 20 सेकंड था, तो यहां 20 सेकंड रखोगे और इस VT की जगह क्या रखोगे, इस T2 टाइम पे जो वॉल्यूम होगा वो VT की जगह रख दोगे, फिर से K की वैल्यू निकालोगे। ऐसे ही T3 के लिए निकालना तुम K की वैल्यू। बच्चों अगर अगर K की वैल्यू तुम्हारी सभी के लिए सेम आती है, T1 पे, T2 पे, T3 पे अगर K की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे ये वाली रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर K की वैल्यू सेम नहीं आती है तो हम कहेंगे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। बच्चों इसका जो न्यूमेरिकल आएगा ना, तुम्हारी प्रदीप की बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए होंगे और तुम्हें करने भी हैं वो, उसमें केवल वो ये प्रूव कराएगा कि बताओ जरा ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। अगर वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, और अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा तो बच्चों K तो एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, वो नहीं बदलती है। वो चाहे इस टाइम पे हो, इस टाइम पे हो या इस टाइम पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें वो इन तीनों टाइम पे बस वो कांस्टेंट वैल्यू प्रूव करनी है कि K की वैल्यू देखो सभी के लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला ट्रू है, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है यहां तक की बात? तो बच्चों इसकी काइनेटिक्स थोड़ी तुम्हें समझनी पड़ेगी, एक बार तुम अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखना, समझना सारी चीजों को। बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे। अब एक और बचता है हमारे पास जो दूसरा हमें स्टडी करनी है काइनेटिक्स, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, वो भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो बच्चों दूसरा जो हमें पढ़ना है नंबर 2, वो पढ़ना है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, ये है हमारे पास सुगर C12H22O11, ये क्या है, सुगर। हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, पानी मिलाया एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बना ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6। बच्चों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनमें अंतर होता है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब सुनो जरा ध्यान से, अगली जो बात है हमारे पास वो क्या है, इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करनी है। इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने के लिए बच्चों हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोलैरिमीटर। क्या नाम होता है, पोलैरिमीटर। बच्चों ये दोनों ही शुगर और ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमर में, वो सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो हम उसको बोलते थे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। 11th क्लास में ये स्टडी किया था। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से हाइपोथेटिकली, अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो बच्चों ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसका मतलब जो रोटेशन है ना वो उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम इसकी काइनेटिक्स को क्या नाम दे रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ किन्सुगर। चलो बच्चों इसकी काइनेटिक्स पढ़ने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है पोलैरिमीटर। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि ऑप्टिकली एक्टिविटी पहचानते कैसे हैं। देखो जरा समझना बात बच्चों, चलो मैं लिख देता हूं यहां, द काइनेटिक्स ऑफ above reaction is studied
बाय मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन बच्चों वही है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट किया। ऑप्टिकल रोटेशन यूजिंग ए पोलैरीमीटर, यूजिंग ए पोलैरीमीटर, एक पोलैरीमीटर का यूज करके। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। देखो देखो बच्चों, ये एक लाइट है हमारे पास। ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, जब हम उसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो बच्चों उसका वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में आ जाता है। और ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन केवल एक डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। जब हम इस पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं और वो सॉल्यूशन किसी का भी है, जैसे शुगर का है, ग्लूकोज का है, फ्रुक्टोज का है, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये रोटेट होती है, देखो अभी ऐसे है, अब देखो ऐसे रोटेशन हो गया इनका। ठीक है, तो ये जो रोटेशन है कैसा रोटेशन है? ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर ये रोटेट होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बच्चों इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, ऐसे रोटेट होती है, इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद ऐसे रोटेट होती है, तो हम इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। बच्चों हमें यही स्टडी करना है कि इसका रोटेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, यही स्टडी करना है इस पूरी रिएक्शन में। अब देखो अगर हमने ये स्टडी कर लिया कि ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो रहा है तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि वहां से प्रोडक्ट कितना बन रहा है, क्योंकि रोटेशन के बेस पे ही हम तय करेंगे कि कितना प्रोडक्ट बन गया है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। चलो बच्चों अब सुनो जरा ध्यान से। ये जो पोलैरीमीटर होता है इसकी शेप बनाता हूं मैं, किस तरह से ये मेजर करता है ऑप्टिकल रोटेशन को, देखते हैं हम। देखो जरा बच्चों, ये हमारे पास एक पोलैरीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक पोलैरीमीटर है। इस पे एंगल होते हैं कुछ इस तरीके से, 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये इधर भी 90 है। बच्चों इस वाले 90 में और इस वाले 90 में अंतर है। ये वाला 90 क्लॉकवाइज वाला 90 है और इसको प्लस से डिनोट करते हैं। ये वाला 90 एंटी क्लॉकवाइज वाला है, इधर नेगेटिव से डिनोट करते हैं। देखो बच्चों अगर रोटेशन इधर हो रहा है, इधर हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज है, और इधर हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये एक पोलैरीमीटर, ठीक है। और मैंने इस पोलैरीमीटर पे कुछ रीडिंग देखी। मैंने जीरो टाइम पे जब हमारे पास केवल और केवल रिएक्टेंट था उस टाइम पे इसकी रीडिंग देखी, तो पोलैरीमीटर पे एक सुई होती है जो यहां पे दिखा रही थी रीडिंग, और ये वाली जो रीडिंग है मैं आर नोट से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ समय बाद जब रिएक्शन होने लगी, प्रोडक्ट बनने लगा, तो पोलैरीमीटर ने टी टाइम पे यहां पे रीडिंग दिखाई, ये रीडिंग दिखाई टी टाइम पे, आर टी से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहां तक की बात। बच्चों ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, हाइपोथेटिकली मान रहा हूं कि शुरुआत में यहां पे था आर नोट, टी टाइम पे यहां पे हो गया, और इनफाइनाइट टाइम पे जब लगभग 100% रिएक्शन पूरी हो गई तो इनफाइनाइट टाइम पे पोलैरीमीटर की रीडिंग यहां पे थी, ये आर इनफाइनाइट। सही बात है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे रीडिंग ऑफ पोलैरीमीटर एट टाइम
0 is equals to R naught. Same as it is reading of polarimeter at time t RT और रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर एट टाइम इनफाइनाइट आर इनफाइनाइट। इन तीनों से हमने 3 रीडिंग देख ली। ठीक है बच्चों, अब देखो शुरुआत में जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ था तो रीडिंग थी आर नोट। टी टाइम पे यहां पे पहुंच गया, रीडिंग यहां पे हो गई, टी टाइम पे यहां पे। अब मुझे ये बताओ टी टाइम पे कितना एंगल रोटेट हो गया, कितना रोटेशन हुआ है टी टाइम पे। शुरुआत में कितना था आर नोट, आर नोट से कहां पे पहुंच गया आर टी पे। तो बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी वो किसके बराबर होगा आर नोट माइनस आर टी। आर नोट माइनस आर टी ये हमारे पास होगा एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे इस आर नोट की कोई भी वैल्यू, जैसे यहां पे 90 है, यहां पे कितना होगा, मान लो मैं यहां पे मान लिया मैंने, यहां पे है भी 75 और यहां पे हो गया मान लिया 25, तो कितना एंगल में चेंज आया 75 माइनस 25, तो मैं कहूंगा 50 का चेंज आया है। ये जो चेंज है ये कितना है 50 का, वही डिनोट किया मैंने आर नोट माइनस आर टी। ठीक है यहां तक। अब सुनो जरा ध्यान से, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पे कितना एंगल ऑफ रोटेशन है। देखो 0 टाइम पे ये था एंगल, इनफाइनाइट टाइम पे एंगल यहां पे पहुंच गया आर इनफाइनाइट, तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट टाइम में ये वाला रोटेशन है यहां से लेके यहां तक का। अब ये वाला रोटेशन कितना होगा, तो मैं कहूंगा आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट के बराबर होगा। ठीक बात है यहां तक। अब बच्चों एक सीधी सी बात है, इनफाइनाइट टाइम के ऊपर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई, और अगर 100% कंप्लीट हो गई तो ये जो रोटेशन है ये हमारा मैक्सिमम रोटेशन है। और मैक्सिमम रोटेशन का मतलब बच्चों ये एक ही वैल्यू है कि नहीं। वो हम कहते हैं ना कि जब प्रोडक्ट मैक्सिमम बन जाता है तो मैक्सिमम बनने का मतलब वो ए के बराबर हो जाएगा। ए क्या होता है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है तो बच्चों जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और टी टाइम पे जो रोटेशन है बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये कुछ लॉजिकल बातें हैं जो हमें यहां समझनी थी। चलो बच्चों अब हम एक बात जानते हैं, एज वी नो for first order reaction Kt is equals to 2.303 log a upon a minus x। ठीक है ना, तो k बराबर 2.303 अपॉन t, और ये log a की जगह में क्या रख सकता हूं, a की जगह में रख सकता हूं बच्चों r नोट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइड बाय a की जगह आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट। x की जगह क्या रख सकता हूं, आर नोट माइनस आर टी। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं ये करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा आर नोट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आर टी। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया। बताना जरा बच्चों क्या बना, k बराबर 2.303 अपॉन टी, और ये लोग आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइड बाय आर टी प्लस का है और आर इनफाइनाइट माइनस का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। बच्चों ये इस रिएक्शन की काइनेटिक्स है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करेगा, एक टेबल बना के दे देगा, टाइम दे देगा, 0 टाइम दे देगा, इनफाइनाइट टाइम दे देगा, और बीच में और भी दे देगा 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 30 सेकंड पे, हर एक पे एंगल ऑफ रोटेशन एंगल दे देगा तुम्हें वहां रोटेशन की वैल्यू दे देगा, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू दे देगा। जैसे इनफाइनाइट टाइम पे जो रोटेशन होगा वो आर इनफाइनाइट होगा, 0 टाइम पे जो रोटेशन होगा वो आर 0 पे होगा, और टी टाइम पे अलग अलग टाइम पे भी तुम्हें रोटेशन मिलेगा वो आर टी की वैल्यू होगी। तुम्हें यहां पे भी क्या करना है, 0 टाइम पे दिया हुआ है रोटेशन, इनफाइनाइट टाइम पे दिया हुआ है, उनके बीच में जो भी टाइम है हर टाइम पे तुम के की वैल्यू निकालना। अगर के की वैल्यू सभी के लिए सेम आती है तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वरना नहीं है। बच्चों आज देखो मैंने केवल ये 2 टॉपिक कराए हैं तुम्हें, लेकिन ये 2 टॉपिक तुमने बड़े अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये इस
यूनिट के सबसे अलग तरह के टॉपिक है जिनके लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वरना जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे एक बड़ा अच्छा सा सीधा सीधा सब कुछ चल रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सीधे सीधे ड्राइव हो रहे थे डेरिवेशन, यहाँ कुछ अलग हुआ है। अच्छे से करना है, अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो मेरे से पूछना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।